Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. My name is Shreya Rajan. We are going to continue with chapter Amendment of the Constitution, which is chapter 11 from 7th edition of Lakshmikant. लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 368 देखा. हमने देखा कि ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा अमेंड किए जा सकते हैं. अब हम देखने वाले हैं ऐसे प्रोविजंस जिनको अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट की जरूरत हो. स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स. स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. यहाँ पे जब हम टोटल मेंबरशिप की बात कर रहे हैं ऑफ द हाउस, तो टोटल मेंबरशिप का मतलब होता है द टोटल नंबर कंप्राइजिंग total number of members comprising the house, irrespective of absentees, irrespective of vacancies. ठीक है, irrespective of vacancies and absentees, जो total number of members है comprising a house, उसे आप total membership बोलते हो. ठीक है, ये होता है स्पेशल मेजॉरिटी. तो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट, ये किस टाइप की अमेंडमेंट में रिक्वायर्ड होता है? ऐसी टाइप की अमेंडमेंट्स जहां पे आपका फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंजेस आने की बात की जा रही हो. राइट? यहां पे कंसेंट ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? कंसेंट ऑफ स्टेट का मतलब है हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स बाय अ सिंपल मेजॉरिटी. तो अगर आपको कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना हो, तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट से, और आपको चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी. राइट? इसके बाद इफ वन और सम और ऑल द रिमेनिंग स्टेट्स take no action on the bill, it does not matter. The moment half of the states give their consent, the formality is completed. ठीक है, तो ये हाफ इंपॉर्टेंट है. इसके बाद बाकी स्टेट्स जो मर्जी कंसेंट दे ना दे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. जैसे ये हो जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल होगी, फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएगी. राइट? क्या कोई टाइम लिमिट मेंशन्ड है जिसके अंदर ये स्टेट्स को अपना कंसेंट देना हो? नहीं. देयर इज नो टाइम लिमिट विद इन विच द स्टेट्स शुड गिव देयर कंसेंट. अगर हम देखें कौन से अमेंडमेंट्स यहां पे हो रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर में जिनको इस टाइप की रिक्वायरमेंट हो, वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स. राइट? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, extent of executive power of union and states. ये सब फेडरल चीजें हैं. राइट? इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट, यानी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, ये भी इस कैटेगरी के अंदर आता है. मतलब इसे अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, यहां हमने देखा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, इन सब के लिए आपको स्टेट की कंसेंट की जरूरत पड़ रही है. पर जब हमने
सिंपल मेजॉरिटी की बात की थी तो हमने ये नोटिस किया था कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज या स्टेट्स के नाम चेंज करना या फिर क्रिएशन या अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की ही रिक्वायरमेंट है, राइट? ये आपको ध्यान होना चाहिए कि अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्री और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ये सब जो है दिस इज पार्ट ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है? सिंपल मेजॉरिटी, नॉट स्पेशल, सिंपल मेजॉरिटी, राइट? लेकिन जहां पे हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की या रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट की या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर की या जीएसटी काउंसिल की या फिर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मैनर ऑफ इलेक्शन की या फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की, तो ये सब रिक्वायर करता है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज कंसेंट ऑफ स्टेट्स, राइट? Now we come to another category which talks about special majority of parliament. That's it. इससे आपका जो amendment है वो हो जाएगा. It does not require consent of state. Right? यहां पे फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट आ जाता है, यहां पे डीपीएसपी का अमेंडमेंट आ जाता है, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, उसके अमेंडमेंट के लिए, राइट? और बाकी सारे ऐसे प्रोविजंस का अमेंडमेंट जो कि सिंपल मेजॉरिटी वाले केस से नहीं हो पा रहा है और जो कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट वाले केस का पार्ट नहीं है, वो सब स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से अमेंड हो जाता है. जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा पिछले वीडियो में, सेकंड केस अभी इसके पहले जो पढ़ा, उसमें जो प्रोविजंस मेंशन नहीं है वो सब इस स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट वाले प्रोविजन के अंदर आ जाते हैं, इससे अमेंड हो जाते हैं. इतना क्लियर है? ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोसीजर है ऑफ अमेंडमेंट उसके क्रिटिसिज्म बहुत सारे रहे हैं, ठीक है? किन ग्राउंड्स पे ये क्रिटिसिज्म है वो हमें डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है फॉर मीन्स, ठीक है? सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर अ स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन. ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बॉडी जो है यूएस में है, ठीक है? यूएसए में ये बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? हमारे यहां ये जो पावर है इट इज वेस्टेड विद पार्लियामेंट एंड इन सम केसेस विद स्टेट लेजिस्लेचर. तो क्रिटिसिज्म ये है कि ऐसी कोई स्पेशल बॉडी नहीं है और पार्लियामेंट के पास ये पावर है, राइट? पावर टू इनिशिएट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद पार्लियामेंट हमारे यहां. अनलाइक इन यूएसए, the state legislature cannot initiate any bill or proposal for amending the constitution. यूएस में ऐसा नहीं होता, राइट? हमारे यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर इनिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है? एक्सेप्ट इन वन केस, दैट इज जब स्टेट्स जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करें रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट फॉर क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? इसमें भी जो पार्लियामेंट है वो अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकती है रेजोल्यूशन को, ओके? थर्ड जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट अलोन, राइट? बहुत कम ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके लिए कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की रिक्वायरमेंट होती है. यूएसए में ऐसा नहीं है. फोर्थ क्रिटिसिज्म अगर आप बोलें तो वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब नहीं करता जिसके अंदर अंदर स्टेट लेजिस्लेचर को अपना कंसेंट देना हो, ठीक है? ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन ये मेंशन नहीं करता कि बाद में अगर अपना अप्रूवल स्टेट विड्रॉ कर ले तो उस कंडीशन में क्या होगा. ऑल्सो देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, सो अ डेडलॉक कैन नॉट बी सॉल्व्ड, राइट?
थिंग्स आर क्लियर. तो इसे क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर बीइंग टू स्केची, फॉर बीइंग सिमिलर टू लेजिस्लेटिव प्रोसेस. आपको ये समझना पड़ेगा दैट डिस्पाइट दीज इफेक्ट्स इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट द प्रोसेस हैज प्रूव टू बी सिंपल एंड ईजी and has succeeded in meeting the changes required, the needs and conditions required in today's time. Right? Casey Ware ने कहा था that it strikes a good balance between flexibility and rigidity. जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दैट वाइल वी वांट दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एज सॉलिड एंड परमानेंट एज वी कैन मेक इट, देयर इज नो परमानेंस इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. देयर शुड बी अ सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी. इफ यू मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एंड परमानेंट, यू स्टॉप नेशंस ग्रोथ. ठीक है. तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है और परमानेंट है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का कोई स्कोप नहीं है, तो आप एक नेशन की ग्रोथ रोक रहे हो, द ग्रोथ ऑफ लिविंग वाइटल ऑर्गेनिक पीपल. राइट. अगर आप बी आर अम्बेडकर जी की बात करें तो उन्होंने क्या कहा वो भी देख लेते हैं. The assembly has not only refrained from putting a seal of finality and infallibility upon the constitution by denying the people the right to amend the constitution as in Canada, or by making the amendment of the constitution subject to fulfillment of extraordinary terms and conditions as in America or Australia, but has provided for a facile procedure for amendment of the constitution. ठीक है. केसी वेयर जो थे वो बहुत एडमिरेशन के साथ देखते थे वेराइटी ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर्स जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. ठीक है. राइट. दैट इज इट. दैट्स इट इन दिस चैप्टर. आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है और इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज डू दिस चैप्टर वेरी नाइसली फॉर योर प्रीलिम्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको आपके टेस्ट सीरीज में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे. सो ट्राई एंड कॉन्सेंट्रेट. जो फर्स्ट लेक्चर है उसे ध्यान से करो, बिकॉज उसमें मेंशन्ड द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. ऑल द बेस्ट.